चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में क्षेत्रीय टीमों के गठन की कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही बीजेपी क्षेत्रीय टीमों की करेगी घोषणा। क्षेत्रीय टीमों में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, तो कई जिला अध्यक्षों को भी हटाएगी बीजेपी पार्टी। तो फीडबैक के आधार पर हटाए जाएंगे जिला अध्यक्ष। संगठनात्मक जिलों में होगी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। तो जल्द ही क्षेत्रीय टीमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर सकती है, नई टीम की गठन कर सकती है। तो क्षेत्रीय टीमों को लेकर नए चेहरे इस दौरान नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जिला अध्यक्षों पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। जो जिला अध्यक्ष जिन्होंने काम सही नहीं किया है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है और इस दौरान उनको हटाने का कार्य भी किया जाएगा और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। तो लगातार मिशन 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है और इसे लेकर चिंतन मंथन का दौर जारी है। बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और इस दौरान नई टीमों के गठन की कवायद भी शुरू हो चुकी है। क्षेत्रीय टीमों का गठन भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो क्षेत्रीय टीमों में नए चेहरे शामिल होंगे। कई जिला अध्यक्षों को भी हटाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये कार्रवाई जिला अध्यक्षों पर करती हुई नजर आएगी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का यह कहना था कि हर एक व्यक्ति को जनता के बीच जाकर सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताना है और जिस तरह से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर नजर बनाए हुए है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है और इसी को देखते हुए वहां की कार्यप्रणाली किस तरीके से हुई है, जिला अध्यक्षों ने कार्य किस तरीके से किया, उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि कई जिला अध्यक्ष हटाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कदम उठाया जाएगा और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। तो एक तरफ बीजेपी में क्षेत्रीय टीमों के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है, तो जल्द ही बीजेपी क्षेत्रीय टीमों की घोषणा करेगी। क्षेत्रीय टीमों में कई नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। तो कई जिला अध्यक्षों को हटाने का कार्य भी किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए मिशन 24 की तैयारी में बीजेपी है और लगातार हमने तस्वीरें देखी है किस तरह से बैठकों का दौर जारी है। अब कई टीमों का गठन भी किया जा रहा है जिसमें क्षेत्रीय टीम का गठन भारतीय जनता पार्टी जल्द ही इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही साथ देखिए जिला अध्यक्षों पर भी नजर है जिन्होंने काम नहीं किया है। बीजेपी का फॉर्मूला साफ है कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप पार्टी में भी किसी भी पद पर कार्यरत नहीं रहेंगे। बिल्कुल अगर हम देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मूड पे है और नगरीय निकाय चुनाव कुछ उसने इसी तरीके से लड़ा है कि किस तरीके से चीजें बेहतर ढंग से 2024 के लिए तैयार की जाएं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठनों की बैठक लगातार कर रही है। अभी आपने देखा है कि क्षेत्रीय कार्य समितियों की बैठक हुई है जिसमें नोएडा में, पश्चिमी और गोरखपुर में, पूर्वांचल की, उसके अलावा लखनऊ में, अवध की, अगर हम ब्रज की बात करें तो बरेली में, कानपुर में, बुंदेलखंड और जो कानपुर की बैठक है वो वहां पे हुई थी। गोरखपुर में जो पूर्वांचल क्षेत्र की बैठकें हैं वो हुई हैं। काशी क्षेत्र की बैठक वाराणसी में हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी क्षेत्रीय जो कार्य परिषद की बैठकें हैं वो कर चुकी है। दूसरी बैठकें अब शुरू होने जा रही हैं। जिला जो कार्य समिति की बैठकें हैं, उसके बाद मंडलीय कार्य समिति की बैठकें होंगी। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लोगों के साथ लगातार फीडबैक ले रही है कि कौन से ऐसे नेता थे, खासतौर पर जिसमें विधायक और मंत्री शामिल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों का चुनाव के दौरान समर्थन नहीं किया या उनके लिए मनोयोग से जुटकर प्रचार नहीं किया, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को निकायों में बेहतर परफॉर्म करने में काफी दिक्कतें आई। साथ ही साथ ये भी शिकायतें थी कि बड़े पैमाने पर ऐसे भी पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिनके परिजन ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे जो नगरीय निकाय हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाई इन सभी दिक्कतों के चलते, क्योंकि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी 17 नगर निगम में तो
बेहतर परफॉर्मेंस की है उसने, सभी 17 नगर निगम जीते हैं। लेकिन जो नगरीय निकाय हैं, जिसमें अगर हम पालिका परिषद की बात करें तो 199 उनकी संख्या है, जिसमें 92 ही भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अगर हम नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों की बात करें तो 544 हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 200 भी क्रॉस नहीं कर पाई है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ जो बीजेपी में रहकर बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे, उन पर एक्शन लेने जा रही है, जिसमें कई जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी हटाया जाएगा, कई बीजेपी के पदाधिकारी भी हटेंगे, नए जिलाध्यक्षों की तैनाती होगी, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी है, क्योंकि 2024 से पहले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार की तरफ से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश भर में प्रचार कर रहे हैं, वहीं संगठन की तरफ से लगातार संगठनात्मक बैठकें चल रही हैं, जहां पर इन चुनाव परिणामों को लेकर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये कोशिश भी यही है कि इन फीडबैक के जरिए उन चीजों को देखा जाए कि खराब परफॉर्मेंस की वजह क्या थी, क्या वहां का कोई नेता बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध कर रहा था, या फिर बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रहे थे जिस वजह से हार गई, या किसी के रिश्तेदार ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ खड़े थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब एक्शन लेने की तैयारी है। इन बैठकों के जरिए उन फीडबैक को लिया जा रहा है, उसके बाद प्रदेश मुख्यालय की तरफ से ऐसे पदाधिकारी, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करेंगे, जो कि गोरखपुर में मौजूद हैं। तो आज गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन के दौरान 400 फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दिए हैं। तो सीएम योगी ने धार्मिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। सीएम योगी ने देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। 8 मई से चल रहे अनुष्ठानिक कार्यक्रम पूरा हुआ। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है। आज गोरखपुर के दौरे का तीसरा दिन है, जहां पर लगातार जनता दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। सुबह सुबह ये जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है, जहां बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र से, पूरे प्रदेश से लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, जिसके निस्तारण के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और लगातार फटकार भी लगा रहे हैं कि जो लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनका जिला स्तर पर ही समाधान उनकी समस्याओं का होना चाहिए, ताकि उन्हें इतनी दूर अपनी समस्या को लेकर नहीं आना चाहिए। तो दूसरी तस्वीर आई है, जहां पर वो एक पीठाधीश्वर की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। तो धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। हज यात्रा के लिए पहली फ्लाइट आज होगी रवाना। हज हाउस से यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। यात्रियों को मंत्री दानिश अंसारी ने हरी झंडी दिखाएंगे। तो मंत्री के साथ मुस्लिम धर्म गुरु भी मौजूद। तो यूपी में इस बार 25,444 हज यात्री करेंगे यात्रा। लखनऊ एयरपोर्ट से 14,000 हज यात्री करेंगे यात्रा। यात्रियों की पहली फ्लाइट हुई रवाना। लखनऊ हज हाउस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अब इंतजार उन तस्वीरों का है जब हज यात्री अपनी यात्रा में निकलेंगे और कहीं ना कहीं इसे लेकर योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निरंतर प्रयास भी कर रही है कि किस तरह से इस यात्रा को और सुविधाजनक बनाया जा सके। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के जो हज यात्री हैं, जिनको हज यात्रा करना था, आज उनका पहला जत्था आज जो है रवाना हो गया है। सुबह के समय में ही आज जो है बसों द्वारा उनको एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा, साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, इसके अलावा हज बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा के अलावा तमाम मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे, जिन्होंने हज हाउस से हरी झंडी दिखा करके बसों को रवाना किया। और बसें जो हैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी। 12 बजे का समय था जब हज यात्रियों को उड़ान भरना था और 12 बज से ज़्यादा बज चुका, तो इसलिए अब पूरी संभावना है कि उनकी जो पहली उड़ान है हज यात्रा के लिए वो लखनऊ से निकल चुकी होगी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस बार 26,786 लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया था, जबकि उत्तर प्रदेश में हज यात्रा का जो कोटा है वो लमसम 30,000 के आसपास है। ऐसे में कम आवेदन आने से सभी को इस बार हज यात्रा का मौका मिल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में
14,240 महिलाएं जो हैं इस बार हज यात्रा जाएंगी, वहीं 12,546 जो पुरुष हैं वो हज यात्रा जाएंगे। सबसे ज्यादा जिस जिले से हज यात्रा जाएंगे पर लोग जाएंगे वो मुरादाबाद है। दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां से 1411 लोग हैं हज यात्रा पर जाएंगे। साथ ही साथ लखनऊ जो का मोसी एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, वहां से 13,000 जो यात्री होंगे वो यहां से हज यात्रा के लिए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है, व्यवस्थाओं को सरल किया है, जिससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं हज यात्रा के लिए जा पा रहे हैं। हालांकि पिछले 3 सालों की बात करें तो लोग कम ही जा पा रहे थे, क्योंकि 2 साल तो हज यात्रा बंद ही रही। पिछले साल भी कोविड का हल्का फुल्का असर दिख रहा था, जिसके चलते जो हज यात्रा पर जाने वाले लोग थे वो कम थे। हालांकि लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बेहतर है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि उनको खुदा की इबादत का मौका मिले, आखिरकार वो दिन आ गया है जो आज तमाम लोग यहां से रवाना हो चुके हैं। और एक फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट है जो 3 बजे के आसपास लखनऊ से रवाना होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हज यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं की गई। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए अलग से काउंटर बनाया गया, जिसमें सिर्फ हज यात्रियों की चेकिंग होगी। जो बोर्डिंग पास होता है वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हज यात्री हैं वो भी काफी खुश हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की है। साथ ही साथ इनकी जो हज यात्रा पर जा रहे हैं लोग, उनकी देखरेख के लिए 60 लोगों को भी लगाया गया जो बाकायदा पूरी देखरेख करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर राहुल का ट्वीट सामने आया है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। ये ट्वीट करते हुए उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर ये बड़ी बात कही है। तो 28 तारीख को माना जा रहा है कि संसद भवन के जो नया निर्माण किया गया है उसका उद्घाटन होगा, और इसके लिए ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने को कहा था, उद्घाटन करने को कहा था। और इस दौरान देखिए राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाठग संजय शेरपुरिया मामले में एसटीएफ की जांच तेज है। संजय शेरपुरिया की पत्नी से पूछताछ की तैयारी है। एसटीएफ कंपनी और एनजीओ की एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों को जारी करेगा नोटिस। शेरपुरिया की पत्नी और अन्य सदस्यों की होगी पूछताछ। शेरपुरिया से साठगांठ वालों पर एसटीएफ कसेगा शिकंजा। तो संजय की पत्नी कंचन और कई रिटायर्ड अधिकारी कंपनी में साझेदार है। एनजीओ की एडवाइजरी बोर्ड में कई रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल। तो शेरपुरिया से साठगांठ वालों पर एसटीएफ लगातार शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। संजय की पत्नी कंचन और कई रिटायर्ड अधिकारी कंपनी में साझेदार हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो एनजीओ की एडवाइजरी बोर्ड में कई रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं। तो अब शिकंजा हर अधिकारी पर। तो महाठग संजय शेरपुरिया मामले में एसटीएफ की जांच अब तेज, लगातार करीबियों पर भी शिकंजा। संजय शेरपुरिया की पत्नी से पूछताछ की तैयारी एसटीएफ की। तो शेरपुरिया की पत्नी और अन्य सदस्यों से पूछताछ की तैयारी में एसटीएफ है। लगातार संजय शेरपुरिया के करीबियों पर एसटीएफ का शिकंजा। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए लगातार संजय शेरपुरिया के करीबियों पर शिकंजा एसटीएफ का देखने को मिल रहा है। अब पत्नी से पूछताछ की तैयारी में एसटीएफ है, इसके साथ ही कई अधिकारियों के नाम भी शामिल है उस लिस्ट में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार यूपी एसटीएफ और साथ ही साथ पुलिस की जो सक्रियता है वो बढ़ गई है। हालांकि उसको रिमांड पर भी यूपी पुलिस ने लिया था, उसको दिल्ली भी ले गई थी, गुजरात भी ले गई थी, जहां पर उसके जो करीबी हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी। उसके सभी ठिकानों पर यूपी एसटीएफ की टीम ने जांच भी की थी। जो दस्तावेज मिले थे वो कब्जे में लिए थे। क्योंकि उसके ऊपर 395 करोड़ का बैंकों का लोन भी है जो उसने अपनी विभिन्न कंपनियों के नाम पर ले रखा था, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है, क्योंकि पत्नी भी कई कंपनियों में डायरेक्टर है, उसके एनजीओ में भी शामिल है।
कई पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो उसकी इस कंपनियों और एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो अब एसटीएफ उन सभी से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है और उम्मीद है जल्द ही उसकी पत्नी कंचन चिलानी और साथ ही साथ जो विभिन्न जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनसे भी यूपी एसटीएफ पूछताछ करेगी और कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को जानने की कोशिश होगी कि आखिर ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें इन सभी की भी संलिप्तता है। हालांकि इस तरीके की भी जानकारी निकल कर आई थी कि उसकी पत्नी अपने पति संजय सेठपुरिया के लिए लगातार कहीं न कहीं लॉबिंग कर रही है दिल्ली में रहकर और कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को रफा दफा कराया जाए। लेकिन एसटीएफ का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, उसकी पत्नी से भी पूछताछ करने की तैयारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो संजय शेरपुरिया की पत्नी से पूछताछ की तैयारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्लैक सूची में शामिल ठेकेदारों को नहीं मिलेगा सड़कों का काम। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता में खराबी से छवि हो रही खराब। पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का नया सिस्टम विकसित करने का फरमान। तो विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का नया सिस्टम विकसित करने का फरमान, विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ब्लैक सूची में शामिल ठेकेदारों को नहीं मिलेगा सड़कों का काम। तो गुणवत्ता में खराबी से छवि हो रही खराब और इसीलिए ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाएगा जो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट में शामिल है। पीडब्ल्यूडी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का नया सिस्टम का ये फरमान, विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ब्लैक सूची में शामिल ठेकेदारों को नहीं मिलेगा सड़कों का काम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता में खराबी से छवि हो रही खराब। पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का नया सिस्टम विकसित करने का फरमान, विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो गुणवत्ता में खराबी के कारण ये बड़ा निर्णय। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो ठेकेदार ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं, अब उन्हें सड़क बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिनके ऊपर काली सूची में शामिल हुए हैं वो ठेकेदार होंगे जिन्होंने गुणवत्ता में गलत तरीके से काम किया था या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार किया था और किसी न किसी कारणवश जो रोडें बनाई गई थी वो बहुत जल्द जो खराब हो गई थी उन पे अब काली सूची तैयार होगी, उनकी काली सूची। उन्हें काली सूची तैयार होने के बाद उन्हें दोबारा जो है वो काम नहीं दिया जाएगा। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता में कमी के कारण जो है इन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और लोक निर्माण के अभियंत्रण और विभाग को नया सिस्टम विकसित करने को फरमान जारी कर दिया गया है। यानी कि साफ है कि लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा संबंधित कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। यानी कि पूरी तरीके से जो ऐसे ठेकेदार होंगे जो। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।